नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिन लोगों का LT का रिज़ल्ट आया है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और फाइनली आपका रिज़ल्ट जो है वो घोषित हो चुका है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी आगे की जो प्रोसेस है वो रहेगी। क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कल ही, तो उसके कमेंट बॉक्स में मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था, अपने बहुत सारे डाउट्स छोड़े थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। अब मैं प्रत्येक का रिप्लाई तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके आंसर्स देने की, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं पूरे कोशिश करूँगी कि क्लियर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कल रात आपका जो रिज़ल्ट है वो लेट नाइट घोषित कर दिया गया और इसके बाद अब आगे की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होने वाली है। अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 10 जनवरी को ये कल आया है और उत्तराखंड अधीनस्थ, चलो ये तो आप लोगों ने मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया होगा और इसको भी पढ़ लिया होगा नोटिफिकेशन। तो हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं जहाँ हमारे काम की बात है, यहाँ जहाँ जो चीज़ हमें समझनी है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको डेट देखनी है 13 तारीख, यानी कि परसों सोमवार से ये शुरू हो जाएगी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, क्योंकि आयोग इस बार मैंने बताया था कि बहुत जल्दी सारे प्रोसेस करने वाला है। तो अब जिन लोगों का 13 तारीख को होगा उनके पास सिर्फ आज और कल, यानी कल तो संडे है लेकिन आज का दिन है जो कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज ही जुट जाइए आप लोग और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, क्योंकि इस बार जो है इनके जो गाइडलाइन है उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने आपको पिछली गाइडलाइन के तहत बताया था, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं और थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की संनिरीक्षा यानी स्क्रूटनी हेतु नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो देखिए 9:30 बजे वही टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है और आपको 9:30 बजे वहाँ पहुँचना है। और कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि मैडम ये होना कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ देहरादून में ये जो रायपुर है, रायपुर से अगर आप राजीव गांधी इंटरनेशनल जो थानो रोड है उस पर आप निकलेंगे तो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये आयोग का कार्यालय मिल जाएगा। तो आप इजीली वहीं जस्ट सड़क पे ही है, तो आपको आसानी से वहाँ आप पहुँच सकते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने आपको एड्रेस बता दिया जिनको नहीं पता था। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको सेम चीज़ें हैं, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपने अपने जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, तो आपने फॉर्म में जो चीज़ें वहाँ पे लगाई होंगी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने 2 प्रतियों में फ़ोटोकॉपी करना है और 2 सेट बना देने हैं और साथ में 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो हमारा उस वक्त कई लोग पूछ रहे थे कि हमारे मैरिज सर्टिफिकेट लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो देखो फॉर्म में अगर आपने मेंशन किया है कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस वक्त आपको पूछा गया होगा कि क्या आप मैरिड हैं या नहीं हैं। तो अगर आपने वहाँ पे मैरिड का ऑप्शन हाँ किया होगा तो आपको यहाँ मैरिड सर्टिफिकेट भी लगाना ज़रूरी है। तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएँ, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी की शादी इसी बीच हुई होगी या जब उन्होंने पेपर दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, तब नहीं उनका रहा होगा शादी, तो उन्होंने वहाँ नहीं भरा होगा। लेकिन अब बीच में इस बीच मान लो किसी की हो गई होगी तो अब वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो वहाँ पे अपना नहीं भी दिखे, क्योंकि इस बीच तो काफ़ी परिवर्तन हुए होंगे, तो नहीं वहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वहाँ पे जो अब आपसे वहाँ तो अब नहीं मांगा जाएगा बेसिकली, क्योंकि आपको वहाँ पे अब उस वक्त की जो जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जो आपने अपने फॉर्म में
जो आवेदित विज्ञापित पद और विषय है, तो जो भी चीज़ें आपने वहाँ मेंशन की होंगी वो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ प्रस्तुत करनी होती हैं। तो ओरिजिनल तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनकी 2 प्रतियों में फ़ोटोकॉपी रहेंगी ज़रूर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, टीईटी के समस्त वर्षों, समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि व आरक्षण, स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपके जो हैं सर्टिफिकेट हैं या जितने भी आपके अंक प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, इंटर हो गया, हाई स्कूल हो गया, तो सबके आपके पास प्रमाण पत्र भी होने चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। अब कई लोगों का मुझे ये भी प्रश्न आ रहा था कि हमारी जो डिग्री है वो नहीं निकली है, हमारे पास अंक तालिका तो है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है। तो देखिए अगर आपने नहीं निकाला है तो आप आज ही जा कर के प्रोविज़नल लेकर के आ जाइए, क्योंकि प्रोविज़नल चल जाता है, कुछ समय के लिए मान्य होता है, लेकिन जब आयोग आपको, अब आप प्रोविज़नल लेके आयोग में जाएंगे तो आयोग आपको कुछ समय देगा, या हो सकता है कुछ एप्लीकेशन लिखवा के आपसे जमा करने को कहें, या कुछ भी वो कह सकते हैं। तो अब आपको वो एक नियत समय देंगे कि इतने समय के अंतर्गत आप अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी यहाँ जमा कराएंगे। तो आपको फिर जब आप आज श्रीनगर जाएंगे या एचएनबी, जहाँ से भी आपने किया है, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ से आप अगर प्रोविज़नल निकालते हैं तो उसके साथ साथ ही आप अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। और फिर वो कुछ दिनों में कभी कभी जल्दी आ जाती है, कभी थोड़ा लेट भी लगता है, तो आप टाइम टू टाइम पता करते रहें और अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ से प्राप्त करके, जैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा आप तुरंत ही आयोग को भेज दें या लेकर चले जाएं, तो आपको उस समय के अंतर्गत देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में अगर किसी का, यहाँ पे आगे हम देखेंगे भी, अगर ज़रा से भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको सीधे आपकी जो मेहनत है वो ज़ीरो पे आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर रखिए, साफ़ सुथरा, एकदम बढ़िया सा। और चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आरक्षण ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच, जितने भी यहाँ पे जो कैटेगरीज होती हैं आरक्षण संबंधी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित के अंतिम तिथि तक, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आपकी विज्ञप्ति आई होगी उसकी जो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की थी उस डेट तक का वैध होना चाहिए था, यानी कि उस डेट के बाद का अगर आपका ये कोई भी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो इनवैलिड होगा, वो आपका मान्य नहीं होगा। तो आपका इस ड्यूरेशन के अंदर बना हुआ होना चाहिए, ठीक। अगला हमारा पॉइंट है सरकारी, अर्ध सरकारी, विभागीय। जो लोग विभागीय भर्ती से निकले हैं, जैसे 10% विभागीय वालों का है, तो उनके लिए ये एनओसी से संबंधित है कि आपका विभागीय जो एनओसी होती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये तो विभागीय वालों के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। मतलब जो लोग जॉब कर रहे होंगे ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए है ये। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभागीय प्रमाण पत्रों में शामिल ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है। अगर आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में कहीं भी कोई विषमता है तो आपको उसके संबंध में एक एफिडेविट बनवाना होता है कि जैसे मान लो आपके इंटर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में पिताजी का नाम कुछ और छपा हुआ है, जैसे किसी ने नेगी, किसी ने राणा या इस तरह से लगाया हुआ है, रावत लगाया हुआ है, और अगर वहाँ अगले में ऐसा नहीं है या कुछ मिसमैच है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, इस तरह से। और तो फिर वो आपको मतलब वहाँ पे इजी पड़ जाता है, वो स्वीकार हो जाता है, ठीक है। अगला है अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप यानी चेकलिस्ट एवं संनिरीक्षा की तिथि को उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों के अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण 2 प्रतियों में अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था कि जो औपबंधिक प्रवेश पत्र होता है, तो एक तो आप अपना प्रवेश पत्र जो आपका LT का रहा होगा उसको भी साथ में रख लीजिए, कभी कभार मांग लेते हैं, वो तो चलेगा ही, लेकिन साथ में जो है आपको यहाँ से एक औपबंधिक प्रवेश पत्र भी, अभी नीचे हम जब जाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कैसे करना है, और एक चेकलिस्ट होती है उसको भी भरना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें आपको इस बार उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, उन दोनों को आपको साइट पे जाना है, ऑनलाइन भरना है। वो 2 जो फॉर्म आपके आएंगे, एक तो औपबंधिक प्रवेश पत्र और एक चेकलिस्ट का, तो उसको भरना है। फिर आप जब सबमिट करोगे तो उसको प्रिंट करना है 2-2 कॉपियों में, और उसको भी अपने साथ लेके जाना है, ठीक है।
पिछली बार ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम जब हमने किया था उस टाइम ऑफलाइन ही वो भरवाया गया था और 2-2 प्रतियों में हमने भरा था और फिर वहाँ जमा किया था। लेकिन इस बार उन्होंने उसको ऑनलाइन कर दिया है और फिर ऑनलाइन करके भर के डाउनलोड करके आपको जमा करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों की संरीक्षा हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संरीक्षा की निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण यथा अभ्यर्थी बीमारी के कारण चिकित्सा में एडमिट अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चोटिल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पिछली बार ऐसा नहीं था कि मतलब आपको 7 दिन का टाइम और मिल रहा था कि अगर आप किसी कारणवश अगर आप अपनी डेट पे निर्धारित तिथि पे नहीं पहुंच पाते हैं तो 7 दिन के अंतर्गत आपको पहुंचना था। लेकिन इस बार देखो परिवर्तन किया गया है, कोई 7 दिन आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ इतना है कि अगर आप बहुत गंभीर, वहाँ पे कारण भी दिया गया है कि अगर आप एडमिट हैं, दुर्घटनाग्रस्त हैं या चोटिल हैं, फ्रैक्चर हैं, कुछ ऐसी वजह है, बहुत ये तो बहुत रेयर होती है ना, तो अगर आपको ऐसी कोई बहुत गंभीर अवस्था में हैं आप और जिससे कि आप नहीं आ रहे हैं, तो अब जब आप आएंगे अगले दिन तो आपको क्या करना है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि आप मेडिकल में हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना है वहाँ पे और उसका कारण देना है कि क्यों नहीं आप उस तिथि को पहुँच पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैं आप कहती हूँ कि आपको अपनी निर्धारित तिथि पे पहुँचना है। नेक्स्ट है, यदि संरीक्षा में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, उसमें भी 7 दिन मिले थे कि अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो अगले 7 दिन के अंतर्गत आप उस प्रमाण पत्र को लेकर के जमा करवा सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार आपको कहा गया है साफ साफ कि यदि आपने जब विज्ञापित पद के लिए आवेदन किया होगा, फॉर्म भरा होगा, उसमें आपने जो जो चीज़ें मेंशन किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको लेके जाने हैं और अगर उसमें कोई भिन्नता पाई जाती है या कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं पाया जाता है तो आपको कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा उसके लिए। और आपका अभ्यर्थन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम है तो कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको साफ साफ कहा गया है कि आपकी अंतिम जो चयन है वो नहीं माना जाएगा, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म पे फिल किए होंगे उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अभ्यर्थियों द्वारा शाखा माफ़ कीजिएगा, शाखा एवं मंडलवार ऑनलाइन प्राथमिकता, यानी कि जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है भरना अनिवार्य है। देखो अब ये यहाँ पे नया पॉइंट है, पिछली बार ऐसा नहीं था। ये आपको मैंने जो जैसे अभी बताया था वही है। ये वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट www, ये उनकी साइट है, पर लिंक दिया जा रहा है। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूज़र ID, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड, जन्मतिथि होगी। देखो यहाँ पे जब आप इस साइट पे जाएंगे, अभी आप चले जाइए क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, ये साइट ऑन हो चुकी है, तो आप इस साइट पे जाएंगे, इस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ आपको विकल्प मिलेंगे और जब जो विकल्प आप भर देंगे तो उसमें जो यूज़र ID होगी माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला खराब है, जो यूज़र ID, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड, तो जो आपकी जो यूज़र ID है, जो आपका उसमें पासवर्ड होगा वो या तो आपको अनुक्रमांक होगा और आपका पासवर्ड होगा, मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस साइट पे जाना है और जो ऑनलाइन भरे गए विकल्पों की सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना और जो वहाँ आपको भरने के लिए विकल्प दिए गए हैं उनको आपको भरना है और उसको फिर 2 प्रतियों में प्रिंट निकाल देना है उसका भी। तो जो 2 सेट आपके बनेंगे उनके साथ आपको उसमें अपने हस्ताक्षर करके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हस्ताक्षर सहित अपने संरीक्षा की तिथि को आयोग में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो आप उन 2 सेट के साथ उन्हें अटैच करके आयोग में ले जा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप सबमिट कर लेंगे तो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से भरिएगा ऑनलाइन जब भरोगे। तो देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, महिला अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य महिला दोनों शाखाओं में हुआ है, ऐसी महिला अभ्यर्थी के अभिलेखों की संरीक्षा निर्धारित तिथि को जो पहले हो, दोनों शाखाओं की एक ही तिथि को संरीक्षा की जाएगी। ये पॉइंट जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनको उनके लिए है। तो देखो जो महिलाएं होती हैं ना, अगर उनका मान लो ओपन कैटेगरी में हुआ है, सामान्य शाखा में हुआ है और महिला शाखा में भी हुआ है, अब मान लो जनरल शाखा में उनका मान लो उनका मान लो जनरल शाखा में 13 तारीख को पड़ा है,
ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। और फीमेल कैटेगरी में उनका पड़ा है 14 को। तो मान लो एक महिला है, उनका 2 जगह आया है, जनरल और फीमेल दोनों में। जनरल में उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 13 को आया हुआ है रोल नंबर, और फीमेल कैटेगरी में 14 को आया हुआ है। तो अब उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 2 दिन ना हो करके एक ही दिन होगी, और वो एक दिन होगा 13, जो भी पहले हो। यहाँ दिया हुआ है जो पहले हो, तो जो निर्धारित तिथि पहले है, यानी जनरल की अगर 13 को पड़ी है या फीमेल की पहले पड़ी है, तो उन दोनों में से जो तिथि पहले पड़ी होगी उसी तिथि पे आपको अपने दोनों ही शाखाओं के लिए डॉक्यूमेंटेशन करवाना है। आप जनरल में भी कराएंगे और फीमेल में भी कराएंगे, ठीक है। आपको अगले दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा, एक ही दिन आपको करवाना होगा, ठीक। तो आप अपने हिसाब से, जैसे 2 सेट मांगेंगे तो आपको 4 सेट लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर लास्ट पॉइंट है कि आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह वहाँ पे निषिद्ध होगा, तो ये भी आप फॉलो करें। इसके बाद देख लेते हैं कि अब कौन सी शाखा का कब कब पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हिंदी का पढ़ा है, जो 60% सामान्य शाखा है, 1 से लेके 200 तक की जो सीरियल नंबर है उसका पढ़ा हुआ है 13 तारीख को, यानी कि परसों ही, 2 दिन बाद सोमवार को। तो ये आपको देखना है, और जल्दी से आप अपना काम करिए, अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाएं और अपना सारा चीज़ रेडी रख के वहाँ पहुँच जाएं नियत समय पे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट वाइज, शाखा वाइज आप देख सकते हैं, आपने देख भी लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो ये आपका जो लास्ट पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन वो 28 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका रिज़ल्ट दिया हुआ है, आपने अपना रिज़ल्ट अपने नाम, अपने रोल नंबर, अपने पद के अनुसार देख लिया होगा। अब हम सीधे चलते हैं जो आपकी इसके बाद आपकी आंसर शीट भी दी हुई थी, जो रिवाइज और फाइनल आंसर की आई है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो आपने अपनी आंसर की भी, अपने पेपर को भी ज़रूर मिलाइए, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा नहीं किया, कहाँ आपके होने, कैसा होना चाहिए था। इससे एक वो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हम एक और चीज़ यहाँ पर दी गई थी, मैं वो बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहाँ से आप जाएंगे थानो रोड पे रायपुर में, और वहाँ पे आपको रोड पे ही वो मिल जाएगा। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे, इस एड्रेस पे आपको जाना है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपका यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई हैं इनको आपने भरना है, ठीक है। और अभिलेख संरक्षण, ये तो प्रस्तुत, ये चेकलिस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो जारी होने की जो भी उस आपकी अंक तालिका जो जारी, जिस तिथि को जारी हुई, क्योंकि वो तिथि आपको प्रमाण पत्र जब जारी होगा वो तिथियां यहाँ डालनी है। वैधता, वैलिड कब तक है वो, और संलग्न है या नहीं। तो आप, अगर आप लगा रहे हैं, क्योंकि लगा तो रहे होंगे, तो आप हाँ 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 कर देंगे सब जगह, ठीक है। संलग्न मतलब इसकी छाया पड़ती आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो हाँ 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 आप कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वैसे ही भरनी है। इसके बाद आपको ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको भरने हैं। सेवा योजन कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र जहाँ अनिवार्य हो, तो अगर लगाया है तो हाँ कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आरक्षण संबंधी तो हाँ कर दीजिए, जो अगर लागू नहीं होता है तो नहीं कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है पहचान पत्र। अगर आपने आधार कार्ड लगाया हुआ है तो फॉर्म पे जब आपने भरा होगा तो आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड, जो भी आपने, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, जो भी चीज़ आपका है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे हाँ कर दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ये भी मांगा गया है, खैर ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा है तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फ़ोटो, इसको भी यहाँ पर आप हाँ कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, और देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के लेकर के वहाँ पहुँच जाएं और सारी चीज़ें आप भर के वहाँ प्रस्तुत करें। और अगर आपके कोई भी मूल प्रमाण पत्र अगर आपने प्रस्तुत नहीं, मतलब ओरिजिनल तो आपको रखने ही रखने हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे 2 सेट देंगे तो उनके साथ टैली किया जाएगा। आपके मूल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ओरिजिनल होंगे, उनके साथ आपको मिलान करवाया, मतलब वहाँ पर वो लोग एक एक चीज़ को टैली करते हैं, देखते हैं। तो ये आपको मूल सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो भूलिएगा मत। आप सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाइएगा, ठीक है। अभिलेख सत्यापन का दिनांक, संलग्नकों की संख्या। अब संलग्नकों की संख्या का मतलब जो जो चीज़ें आपने यहाँ से लगाई हुई हैं उनको आप काउंट कर देंगे, कितने आपने लगाए हुए हैं। और फिर यहाँ पे संलग्नकों जितने भी काउंट किए गए हैं, जैसे 29 हैं तो 29 करेंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं सबको यहाँ उनकी संख्या कर देंगे, ठीक है। हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ये आप
कर लेंगे। इसके बाद देखो औपबंधिक प्रवेश पत्र ये रहेगा आपका, इसको भी आपने ऐसे भरना है। यहाँ पे अपना आप फ़ोटो लगा देंगे और ये आपका वहाँ पे जब आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपका यही जो प्रवेश पत्र होता है इसको ही वहाँ पे सबसे पहले चेक किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं। ऐसा ना हो कि फिर आपको वहाँ पे भागदौड़ करनी पड़े, और क्योंकि इस बार तो उन्होंने कोई समय भी नहीं दिया है आपको एक्स्ट्रा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसी दिन जमा करवाने होंगे। और प्रोविज़नल जिनके हैं वो प्रोविज़नल बनाइए, उसके साथ कोई एफिडेविट वैसे तो नहीं लगना चाहिए, नहीं लगता है वैसे प्रोविज़नल के साथ, लेकिन प्रोविज़नल के साथ साथ आप अपनी ओरिजिनल के लिए भी अप्लाई ज़रूर करें और नियत समय में उसको वहाँ जमा ज़रूर करवाएं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी से तैयारी करवाती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। यदि अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जल्दी ही आपको अपने विद्यालय में तैनाती नियुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी मेरी गुड विशेस हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।